मेरा हीरो आ गया, आ गया। ये मेरा हीरो, मेरा। वो लाल ड्रेस वाली लड़की देवेन के सीने से लिपटकर बोले जा रही थी। देवेन अभी दर्द में करा ही रहा था कि तभी उस लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरा हीरो, आई आई लव यू हीरो, आई लव यू। ये सुनते ही सुमन की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वहीं देवेन उस लड़की को दूर करने की कोशिश करने लगा, पर वो नशे में बस हीरो शब्द ही बड़बड़ा रही थी। ओ हेलो मैडम, मैं कोई हीरो नहीं हूं। सुमन, तुमने इसके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को कॉल किया? नहीं देवेन जी, नशे में इस लड़की को कुछ होश ही नहीं है। सुमन मुंह बिगाड़कर बोली और तुरंत उस लड़की का पर्स चेक करने लगी, जिसमें से मोबाइल मिला, जिसे थोड़ा टटोलने पर सुमन बोली, इस मोबाइल पर भी पासवर्ड लगा है, अब क्या करें देवेन जी? सुमन काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वहीं देवेन भी काफी परेशान दिख रहा था। वो उस लड़की को जितना खुद से दूर कर रहा था, उतना ही वो उससे चिपक रही थी। ये देख सुमन थोड़ा जेलस फील करने लगी। अरे मैडम, ऐसे कैसे आप किसी भी लड़के से चिपक रही हैं? छोड़िए देवेन जी को, हटिए, दूर रहिए देवेन जी से। नहीं, ये मेरा हीरो है। वो लड़की लड़खड़ाते हुए देवेन के सीने से कसकर लिपट गई। हीरो बचाओ, ये मुझे तंग कर रही है। देवेन ने अपने सीने में उठते दर्द को नजरअंदाज किया और शांति से पूछा, अच्छा इस हीरो का अपना नाम बताओ, कौन हो तुम, कहां से आई हो? हीरो, मेरा नाम नहीं जानते? मेरा नाम वो लड़की हंसी और फिर झूमते हुए बोली, तुम हीरो, मैं तुम्हारी हीरोइन। आई लव यू हीरो। इतना सुनते ही वहां खड़े कई कस्टमर्स हंसने लगे। ये देख ध्रुव झटपट देवेन के पास आया और धीरे से बोला, देवेन भाई, ये लड़की यहाँ कोई नया तमाशा शुरू कर दे, इससे पहले इसे संभालिए। क्या करूं, जेब में रख लूं? कोशिश कर तो रहा हूं ना, मगर ये लड़की गोंद की तरह मुझसे चिपक गई है। देवेन के ये कहते ही सुमन ने सजेस्ट किया, देवेन जी, जब तक इसका नशा नहीं उतरता आप इसे ऊपर कमरे में छोड़ाइए। जब सब कस्टमर चले जाएंगे तब पूछने की कोशिश करेंगे। देवेन ये काम सुमन को देने वाला था, पर तभी ध्रुव ने टोक दिया, सुमन तुम मेरे साथ चलो, कुछ बिल्स चेक करवाने। ध्रुव सुमन को अपने साथ ले गया। वहीं देवेन खुद को कैदी समझते हुए उस लाल ड्रेस वाली लड़की को अपने साथ सेकंड फ्लोर के रूम में ले आया। हीरो, तुम मेरे हो, मैं हीरोइन। देवेन ने उस लड़की को खुद से दूर किया और बेड पर लिटाने लगा। वो जाने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने उसकी शर्ट को पकड़कर उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। मेरा हीरो अपनी हीरोइन को छोड़कर क्यों जा रहा है? एक पल के लिए देवेन और उस लड़की की नजरें टकराई, लेकिन अगले ही पल देवेन ने कुछ ऐसा कहा कि लड़की का नशा झटके में उतर गया। मैं तो हीरो बन सकता हूं, मगर तुम हीरोइन बनने के लिए पैदा ही नहीं हुई हो मैडम। उस लड़की के माथे पर शिकन आई ही थी कि देवेन हल्का सा झुका। वो उसकी आंखों में सीधा झांका और टेढ़ी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, बस अब खेल खत्म कर दो मिस लीला रेड्डी, मैं बोर हो गया हूं। अपना नाम सुनते ही लाल ड्रेस में सजी लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी सांसें थम गई और उसी पल सच सामने आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद लीला रेड्डी थी। पर देवेन को कैसे पता चला? क्या हुआ, शौक क्यों हो गई मेरी हीरोइन? देवेन हल्की मुस्कान के साथ लीला से थोड़ा दूर हट गया। लीला ने भी तुरंत बेड से उठकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो मुझे कभी देखा भी नहीं, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? देखो, पहले आता है कॉन्फिडेंस जो मेरे पास है, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें क्या लगता है ये चाल चलना, दुश्मन के बारे में पता लगाना, इन सब का कॉपीराइट सिर्फ विलन के पास ही होता है? असल में देवेन पिछले 2 दिनों से दहिया की दी हुई पेन ड्राइव में सेव्ड रानी गैंग की इंफॉर्मेशन ही स्टडी कर रहा था। वो लीला के करीब गया और उसके गालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, जानती हो, रानी गैंग की उन 13 मौत की देवियों में से सिर्फ तुम्हारी शक्ल थी जो मेरी आंखों में छप गई। सच कहूं लीला रेड्डी, तुम्हारी शक्ल भूलने वाली नहीं है। तो तुम्हें शुरू से पता था कि मैं कौन हूं और ये सब एक नाटक है? फिर नीचे ही पर्दाफाश क्यों नहीं किया? अरे कैसे करता, तुम इतनी मेहनत कर रही थी मेरी नजरों में आने के लिए। अब देवेन दुश्मनों के लिए चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ कुछ हसीन दुश्मनों के लिए अच्छा बन जाता है। तो बस मैंने सोचा जब तुम इतनी कोशिश कर ही रही हो तो थोड़ा साथ दे ही दूं।
कैसी लगी इस हीरो की एक्टिंग? लीला ने एक पल के लिए उसे नफरत से घूरा, फिर होंठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान लाते हुए वो धीरे धीरे उसके करीब आई। चलो, अच्छा ही है। बेचारी लड़की बनने की एक्टिंग करना मेरे बस की बात नहीं। लीला तो सब कुछ खुलकर करती है। तभी देवेन ने उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए डायरेक्टली पूछा, क्यों आई हो लीला? क्या चाहिए तुम्हें? लीला अब उससे बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी। उसने नजरों को गहरा किया और हल्की फुसफुसाहट में कहा, तुम्हारे लिए मुझे और रानी गैंग को सिर्फ तुम चाहिए हो। ठाकुर गैंग को छोड़कर मेरे पास आ जाओ देवेन। उस रात सुल्ताना और आज तुम। देवेन ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाते हुए कहा, लगता है रानी गैंग के पास चालों का कोटा खत्म हो गया है। लीला ने तुरंत उसके सीने पर हाथ रख दिया। देवेन के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। सुल्ताना दीदी और मुझे कंपेयर मत करो। लीला ने होंठ भींचते हुए कहा, लीला अलग है। लीला के पीछे लोग दीवाने हो जाते हैं। मेरी खूबसूरती को पाने के लिए वो मर मिटने तक को तैयार रहते हैं। सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही जिंदा रहने का शौक है। इतना कहकर देवेन मुड़ा और बादशाहों की तरह सोफे पर बैठ गया। लीला एक पल के लिए सन्न रह गई। किसी ने उसे पहले इस तरह नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन फिर वो मुस्कुराई और एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे मुझे तुम्हारी तरह बेलगाम मर्द बेहद पसंद हैं। उन पर अपनी लगाम कसने में लीला को बहुत मजा आता है। देवेन पर लगाम? कोशिश करके देख लो। मैं कभी कोई चैलेंज हारी नहीं और मर्दों से जुड़ा हर खेल लीला के नाम रहा है। देखना चाहोगे? इतना कहते ही लीला ने अपनी ड्रेस की एक स्ट्रिप धीरे से कंधे से सरका दी। देवेन हल्का सा चौंका, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो सीरियस टोन में बोला, वापस चली जाओ लीला, मैं ठाकुर दादा को धोखा नहीं दे सकता। कम ऑन देवेन, एक बूढ़े और मेरे बीच में तुम उस बूढ़े को चुनोगे? वो बुढ़ा देवराज मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? ये कहते हुए लीला ने धीरे धीरे दूसरे कंधे की स्ट्रिप भी गिरा दी। अब भी खुद को काबू में रख पाओगे देवेन? हाँ, वो देवराज, वो तुम पर भरोसा नहीं करता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे अपने ही गैंग मेंबर्स ने तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम अब ये वफादारी का चोला पहनकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? वो हल्का सा झुकी और देवेन के कान के पास फुसफुसाई, सन्यासी बनकर नहीं, सेक्सी बनकर इस लीला को अपना बना लो देवेन। कीमत छोटी सी है, ठाकुर गैंग से दूर, मेरे करीब। लीला को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो देवेन को अपना बना ही लेगी। उसने हल्के से अपनी ड्रेस के साइड की जिप पर हाथ रखा। देवेन, मैं लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छे से जानती हूँ। लीला जो चाहती है वो हासिल करके रहती है। और जब कोई नहीं झुकता तो क्या करती हो? देवेन के सवाल पर लीला ने जिप को थोड़ा नीचे सरका दिया। तब मैं उसे ये एहसास कराती हूँ कि वो एक गलत फैसले से क्या खो सकता है। तुम्हें सच में लगता है कि कपड़े उतार देने से तुम जीत जाओगी? देवेन ने चिढ़कर पूछा तो लीला ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ जवाब दिया, टेस्ट करके देखना चाहोगे? उसने अपनी ड्रेस की जिप को और नीचे सरकाया ही था कि देवेन सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। लीला के होंठों पर एक विनिंग स्माइल झलकने लगी थी। हालांकि अब तक लीला ने कई बार अपने हुस्न के जाल बिछाए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार था जब वो खुद भी इस खेल में फंसना चाहती थी। वो बेताबी से देवेन को अपनी ओर आते देख रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। देवेन बिना कोई रिएक्शन दिए सीधा बेड पर जाकर चुपचाप लेट गया। अच्छा, जब तुम्हारा ये शो खत्म हो जाए तो जहां से आई हो वहीं वापस चली जाना। दरवाजा कहाँ है पता है ना? लीला कुछ देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पाई, फिर गुस्से से बोली, What the hell? वो तमतमाते हुए आगे बढ़ी। तुम्हारे सामने लीला खड़ी है, वो लीला जिसे हर कोई पाना चाहता है, और तुम मुझे खुद से दूर भेज रहे हो। I'm sorry, बट मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे टेस्ट की नहीं हो। ओ प्लीज झूठ मत बोलो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आती तो इतनी देर से तमाशा क्यों देख रहे थे? जस्ट से इट, तुम एंजॉय कर रहे थे। हाँ तो फ्री का तमाशा था, फ्री में देख लिया। मगर सच बताऊं, मजा नहीं आया। बस तब नींद नहीं आ रही थी तो टाइम पास कर लिया।
अब नींद आ रही है। अच्छा सुनो, जाते जाते लाइट ऑफ कर देना। कहकर देवेन ने आंखें बंद कर ली। लीला वहीं खड़ी रही, कमरे के बीचों बीच, बिल्कुल हक्की बक्की। उसके दिमाग में देवेन के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। ये पहली बार था जब लीला रेड्डी को किसी ने इस तरह ठुकराया था। लीला की खूबसूरती उसका घमंड है देवेन। तुमने उसकी खूबसूरती को रिजेक्ट किया है। तुम्हें लीला रेड्डी को रिजेक्ट करना बहुत भारी पड़ेगा देवेन। तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है, और लीला रेड्डी जब किसी की दुश्मन बनती है तो उसकी दुनिया तबाह कर देती है। उसने देवेन को घूर कर देखा और हील्स पटकते हुए कमरे से चली गई। दरवाजे की तेज आवाज के साथ देवेन ने आंखें खोली और गहरी सांस भरी। बाप रे, फाइनली आफत चली गई। मिस शेखावत, आज तुम्हारे होने वाले पति की इज्जत लुटते लुटते बची है। देवेन बेड से उठकर दरवाजे से बाहर गया। लीला को सब कॉन्फिडेंटली क्लब से जाते देख हैरत में दिख रहे थे। अरे, ये लाल ड्रेस वाली मैडम तो कुछ देर पहले ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, फिर अब इन्हें क्या हो गया? सुमन ने पूछा, जो ध्रुव के साथ सेकंड फ्लोर पर आ रही थी। फिर ध्रुव ने भी हंसते हुए सवाल किया, अरे देवेन भाई, ऐसा कौन सा टॉनिक दे दिया आपने? पर देवेन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, वो लाल ड्रेस वाली लड़की लीला रेड्डी थी, रानी गैंग की मेंबर। सुल्ताना ने नया मोहरा भेजा था मुझे फंसाने के लिए। सुमन और ध्रुव दोनों की आंखें शौक से बड़ी हो गई। सुमन ने तुरंत देवेन के करीब आकर पूछा, आप ठीक है ना देवेन जी? उसने कुछ किया तो नहीं? आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? डोंट वरी सुमन, मैं ठीक हूं, देवेन ने कहा। लेकिन उसकी नजर अब भी क्लब के एंट्रेंस पर टिकी थी, जहां से कुछ देर पहले लीला गई थी। मगर ये सुल्ताना, आई एम श्योर, ये इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इस बार तो उसने मेरे लिए बस खूबसूरती का जाल बिछाया था, अगली बार शायद मौत का फंदा ही तैयार कर देगी। अब तो धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि मुझे मारने की साजिश भी सुल्ताना के दिमाग से ही निकली होगी। देवेन सुल्ताना की चालों से खुद को कैसे बचाएगा? अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लीला किस हद तक जाएगी? क्या देवेन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड जरूर करें। उसी रात दिल्ली के एक छोटे से पुराने फ्लैट में, छोड़ो ना, छोड़ो सुरेश। एक लड़की हंसते हुए बेडशीट में खुद को लपेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज में शरारत थी, लेकिन सुरेश अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रहा था। ऐसे कैसे जाने दूं? कितने दिनों बाद तो बाहों में आई है तू। आज ना तू सोएगी ना मैं। सुरेश पंडित, गुंडा सम्राट गैंग का तीसरा सबसे बड़ा खास आदमी, जिसकी मौजूदगी से लोग रास्ता बदल लेते थे, इस वक्त अपनी लवर माया के साथ था, जहां ना उसका डर था ना उसका रुतबा, बस माया की हंसी थी, जो कमरे की हल्की रोशनी में घुल रही थी। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया। ऐसे कोई हफ्ते हफ्ते के लिए गायब होता है क्या? क्या करूं जाने मन, मेरा बस चले तो दिन रात तुझे बाहों में लिए बिस्तर पर पड़ा रहूं। लेकिन जब से ये गैंग वॉर छिड़ी है और उस कमीने देवेन ने अंडरवर्ल्ड में एंट्री मारी है, मेरा काम बहुत बढ़ गया है। सुरेश माया के बदन को चूमते हुए बोला। उसकी हर छुअन पर माया का जिस्म सिहर उठा। नहीं, मुझे तो लगने लगा है कि हमें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम पहले ही मुझसे बोर हो गए हो। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मगर उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर था। सुरेश के चेहरे पर अचानक गुस्सा झलकने लगा। अबे ये कचरा तेरे दिमाग में कौन डाल रहा है? उसने झटके से माया का चेहरा अपनी ओर घुमाया और आंखों में गहरी झलकती सनक के साथ बोला, जब से सुरेश पंडित की नजर तुझ पर पड़ी, उसी दिन से तू मेरी हो गई थी, समझी? माया की पलकें हल्की सी झपकी, फिर वो कड़वाहट से मुस्कुराई। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी जरूरत हूं सुरेश। किसी दिन कोई और आएगी, वो तुम्हारी इस जरूरत को पूरा करेगी और तुम मुझे भूल जाओगे। मुझ जैसी अनाथ लड़की की यही किस्मत होती है, बस इस्तेमाल होने की। सुरेश एक पल को चुप रहा, फिर अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी चमक उठी। शादी कर ले मुझसे, चल अभी शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही माया की आंखों की उदासी अब झटके से हैरत में बदल चुकी थी। अपने बदन को बेडशीट से ढकते हुए वो भी उठकर बैठ गई। तुम मुझसे शादी करोगे? सुरेश, तुम गुंडा सम्राट गैंग के जाने माने गुंडे हो और मैं तो बस एक मामूली।
माया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुरेश ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज में सनक थी। तू मुझसे शादी करने से मना कर रही है, सुरेश पंडित के प्यार को ठुकरा रही है। बता क्या चाहिए तुझे? पैसा, ताकत? मैं तेरे लिए अपने दुश्मन का सिर ला सकता हूं, उस देवराज का सिर, देवेन का सिर, सुल्ताना का सर। बोल क्या चाहिए? माया की सांस हल्की हल्की अटक रही थी, मगर उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं कुछ कहूं, कुछ मांगूं, तो क्या तुम वो कर सकते हो? सुरेश ने तुरंत उसकी पकड़ ढीली की और मुस्कुराने लगा। फिर माया के माथे से अपना माथा टकराते हुए बोला, तू बस कहकर तो देख मेरी जान। सुरेश पंडित तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तेरी खुशी के लिए किसी का खून कर सकता है, तेरे एक आंसू के लिए दुनिया जला सकता है। बस तू मेरी है माया, ये बात अपने दिल और दिमाग में फिक्स कर ले। माया हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसी जो शायद सुरेश भी नहीं समझ पाया। अगले दिन सुल्ताना का फार्म हाउस, सुल्तानपुरी। ये देवेन मर्द हो ही नहीं सकता, लीला तिलमिलाते हुए बोली। समझता क्या है खुद को? कल रात उसने मुझे, लीला रेड्डी को रिजेक्ट किया। आई एम श्योर उसके अंदर कुछ कमी होगी, तभी तो लीला जैसी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देख उसने मुझे छुआ तक नहीं। तुम सभी बताओ, कोई मुझ जैसी बला की खूबसूरत लड़की को मना कर सकता है क्या? लीला इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछ रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी, ये तो वही बात हो गई, लोमड़ी के हाथ अंगूर ना लगे तो अंगूर खट्टे हैं। कम ऑन लीला, अब ये बहाने देना बंद करो। ये सुनते ही लीला सोफे पर बैठी एक भारी भरकम औरत को घूरने लगी, जिसके होंठों पर एरोगेंट स्माइल थी। क्या हुआ लीला, गुस्सा आ रहा है? सच सुनकर तो आएगा ही। अरे देवेन पर इल्जाम क्यों लगा रही है? उसमें कुछ कमी नहीं है, वरना नंदिता, सुमन, आयशा, राधिका, अरे इतनी लड़कियां उस पर फिदा क्यों होती? सच तो ये है कि तेरी खूबसूरती का जाल अब किसी काम का नहीं रहा है। तुम तो बोलोगी ही उर्वशी, खूबसूरती से तो तुम कोसों दूर, एक्चुअली बहुत कोसों दूर जो बैठी हो। तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है लीला। सुल्ताना लीला और उर्वशी को बहस करता देख डांटते हुए बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों, मैंने यहां लड़ने के लिए मीटिंग नहीं रखी है। आज सुल्ताना के फार्म हाउस के लिविंग रूम में कोई आम मुलाकात नहीं थी। इस मीटिंग में सिर्फ वही औरतें मौजूद थी जो रानी गैंग की खास मेंबर्स मानी जाती थी। सुल्ताना की कुछ 13 खास मेंबर्स थी और हर एक की अपनी अलग खूबी थी। कोई अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल से दुश्मनों को फंसाने में माहिर थी, तो कोई अपनी ताकतवर पकड़ से ही दुश्मन की गर्दन तोड़ देने का हुनर रखती थी। लेकिन इन 13 में भी टॉप 3 औरतें थीं, जिनके हाथ में पूरी गैंग की डोर थी। ये गैंग की सबसे ताकतवर और खतरनाक शख्सियतें मानी जाती थी। पहले नंबर पर थी सुल्ताना, रानी गैंग की लीडर। उसका दिमाग किसी शतरंज के खिलाड़ी से कम नहीं था, वो हर चाल सोच समझ कर चलती थी। दूसरे नंबर पर थी कजरी, जो आज महफिल में नहीं थी, लेकिन उसका नाम ही दुश्मनों के लिए खौफ था। अंडरवर्ल्ड में वो ब्यूटी किलर के नाम से मशहूर थी। उसका हुनर लोगों को अपनी ब्यूटी में फंसाना नहीं था, बल्कि अपने दुश्मनों का खूबसूरती से कत्ल करना था, बिना सुराग छोड़े, सफाई से, मानो मौत भी उसकी स्टाइल से खुश हो जाती थी। और तीसरे नंबर पर थी उर्वशी, जिसे उसकी बेतहाशा ताकत के लिए जाना जाता था। एक बार 10 से ज्यादा गुंडों ने उसे घेर लिया था। हालात ऐसे थे कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उर्वशी ने अकेले ही आधे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन से दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में उर्वशी का नाम खौफ की तरह गूंजने लगा था। आज की इस महफिल में कुछ खास होने वाला था और हर कोई जानता था कि सुल्ताना ने सबको यूं ही नहीं बुलाया था। तभी उन 13 मेंबर्स में शामिल काशवी बोली, सुल्ताना दीदी ठीक कह रही हैं, ये वक्त बहस का नहीं है, अब आगे क्या करना है ये सोचो। उसके कहते ही सभी का ध्यान सुल्ताना पर गया, जो गहरी सांस भरकर बोली, देखो, हालांकि हमने गुंडा सम्राट गैंग के साथ भी हाथ मिला लिया है, मगर फिर भी हम ठाकुर गैंग जितने मजबूत नहीं हुए हैं। लेकिन इस वक्त ठाकुर गैंग के 2 बड़े खिलाड़ी मारे जा चुके हैं। धीरे धीरे ही सही, पर देवराज असली शेर से कागजी शेर बनता जा रहा है। उसकी पूरी गैंग कभी भी बिखर सकती है। पर जरूर इससे करें। पहले कि सुल्ताना अपनी बात पूरी कर पाती,
उर्वशी आंखों में शैतानी चमक के साथ बोली, आगे के और एपिसोड बहुत सुनने के जल्द लिए हमारी लाइक रानी जरूर गैंग के करें। लिए पूरी दिल्ली पर कब्जा करने का मौका आ जाएगा। हमें ठाकुर गैंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, काशवी ने थोड़ा टेंस्ड दिखते हुए कहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, देवराज ने इतने सालों तक दिल्ली पर राज किया है, और गुंडा सम्राट गैंग, उनकी ताकत भी कोई मामूली नहीं है। दिल्ली की तीनों बड़ी गैंग्स में से हमारी रानी गैंग ही सबसे कमजोर है, और अगर ठाकुर गैंग पॉकेट कमजोर एफएम भी का पड़ कोई भी जाए स्टोरी सुनने तब के भी लिए असली मैसेज फायदा करें। गुंडा सम्राट गैंग को होगा। उसकी बातों पर जहां सभी परेशान दिखी, वहीं उर्वशी चिढ़कर बोली, काशवी, तुम यहां सबसे छोटी हो और नई भी, इसलिए पहली और आखिरी बार समझा रही हूं। रानी गैंग में रहते हुए डरना मना है। हम अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, बल्कि उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, समझी? काशवी ने एक पल मुंह पॉकेट एफएम बिगाड़ा का और कोई चुप भी रही। कहानी भले सुनने ही के लिए सुल्ताना काशवी को काफी सब्सक्राइब पसंद और करती मैसेज थी, करें। और उसे यकीन था कि 2 साल के अंदर अंदर काशवी रानी गैंग की सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक बन सकती थी। लेकिन फिलहाल उसकी पोजीशन बाकी बड़े लोगों के मुकाबले कमजोर थी। सुल्ताना ने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, वैसे काशवी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। अगर ठाकुर गैंग हारती भी है तो पहला फायदा गुंडा सम्राट गैंग को, उस जग्गी को होगा। लीला पर नजर डालते हुए उसने फिर कहा, और लीला, आज की हार के लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। गलती तुम्हारी नहीं, और ना ही देवेन में कोई ऐसी वैसी कमी है। दरअसल ये देवेन और देवराज एक ही मिट्टी के बने हैं, दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे लोगों को बहकाना आसान नहीं होता, इसलिए मैं पहले से ही ज्यादा उम्मीद नहीं रख रही थी। तुमने देवराज को देखा है ना लीला? अगर मैंने किसी दिन तुम्हें उस पर हुस्न का जाल बिछाने भेज दिया तो क्या तुम कर पाओगी? लीला रेड्डी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप रह गई। उसने पहले भी देवराज को देखा था। बहकाने की बात तो दूर, अगर वो उसके सामने खड़ी भी हो जाती तो भी उसकी डेंजरस ऑरा के सामने कुछ कह नहीं पाती। बहकाना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे ये सब नहीं पता दीदी, लीला चिढ़ते हुए बोली, पर अब बहुत हुआ। उस देवेन के साथ हमने साम दाम दंड भेद सब अपनाकर देख लिया है। उसके सर पर वफादारी का भूत चढ़ा हुआ है। वो आपको, मुझे, हम सबको हल्के में ले रहा है। अब देवेन को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, हमें उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। क्यों गाइस, तुम सब क्या कहती हो? लिविंग रूम में बैठी हर एक लड़की ने हामी भरी, पर सुल्ताना ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, अभी सही वक्त नहीं है। देवेन इन सब चीजों को लेकर अभी बहुत अलर्ट है। वो अपने ही डीकेडी क्लब में छिपा हुआ है, और जब भी बाहर निकलता है कोई ना कोई उसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ रहता है। उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। पर तभी कुछ सोचते हुए सुल्ताना ने काशवी की ओर देखा। काशवी, अगर हम आयशा को देवेन के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें तो क्या देवेन झुक जाएगा? मैंने सुना है देवेन और आयशा की दोस्ती काफी गहरी है। वो उसकी बर्थडे पार्टी में भी तो गया था। उसके आइडिया पर काफी लोग सोच में पड़ गए, पर वहीं काशवी थोड़ा झिझक कर बोली, सुल्ताना दीदी, आयशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरी बहन जैसी है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही वो रेडी होगी। ये सुन लीला रेड्डी ने उसे घूरते हुए कहा, काशवी, अगर आयशा तुम्हारी बहन है तो क्या हम तुम्हारी बहनें नहीं हैं? बड़े काम करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने भी तो देवेन को बहकाने की कोशिश में अपने बदन का इस्तेमाल किया था। तुम इस गैंग के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? लीला, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अंडरवर्ल्ड में काम करने के लिए सबसे पहले वफादारी मायने रखती है। काशवी ने पलटकर जवाब दिया, अगर वफादारी ही नहीं रही तो फिर अंडरवर्ल्ड या एक्चुअली इस गैंग में टिके रहने का कोई मतलब नहीं। उसके शब्दों को सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए सुल्ताना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रही हो काशवी, मुझसे गलती हो गई। मैं बिना सोचे समझे ही ऐसा बकवास प्लान बनाने लगी। आयशा भी तो हमारी गैंग की मेंबर है, हमारी बहन है। डोंट वरी, अब मैं या कोई भी इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाएंगे। उसके डिसीजन पर सभी गैंग मेंबर्स चुप हो गई, लेकिन सुल्ताना अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही थी। वो मुट्ठी भींचते हुए मन में बोली, उस आयशा को गैंग में शामिल ही इसलिए किया था ताकि उस लड़की को देवेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन ये काशवी,
ना जाने कौन सा बहन का प्यार जाग गया है। हं, मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। मैं किसी गैंग मेंबर के दिल में नफरत नहीं जगा सकती। इस वक्त गैंग में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। सुल्ताना के डिसीजन पर काशवी ने उसे थैंक यू कहा। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। सुल्ताना ने ठोस अंदाज में कहा, मैं जानती हूं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ठाकुर गैंग है, लेकिन जहां एक तरफ ये गैंग पहले से ही हमारी राह का कांटा बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ गुंडा सम्राट गैंग खतरा बनने के करीब है। इससे पहले कि वो गुंडा सम्राट गैंग हमारे लिए गले का फंदा बने, हमें वक्त रहते उनका गला घोंट देना होगा। सभी उसके दिमाग में चल रही चाल का मतलब साफ साफ समझ पा रहे थे। तभी लीला रेड्डी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैं तो पूरी तरह तैयार हूं। सच में इस बार तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। आखिर क्या है सुल्ताना के असली इरादे? क्या सच में देवेन हो जाएगा सुल्ताना की चाल का शिकार? जरूर करें। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।